नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। फ्री राशन को लेकर चुनाव में आपने बड़े बड़े बयान सुने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और उसके बाद राशन को आगे कंटिन्यू भी किया गया। लेकिन अब जो नए नियम आ गए हैं उसको लेकर अब तमाम तरह की बातें की जा रही, विपक्ष इस पर वार भी कर रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे। चुनाव खत्म, राशन खत्म। वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। आज अगर राशन हटा लो, क्या अपने देश की हालत श्रीलंका जैसी नहीं है? तो आज का मुद्दा पर हम बात करेंगे, लेकिन उसी बीच एक बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता रहे हैं। विभागीय कार्यों में रुचि ना लेने पर हटाया गया है। तो यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त। डीजी नागरिक सुरक्षा बनाया गया है, तो नई जिम्मेदारी भी दे दी गई है। विभागीय कार्यों में रुचि ना होने पर उनको हटाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बता रहे हैं। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया है, और जो कारण बताए जा रहे हैं कि विभागीय कार्यों में रुचि नहीं ले रहे थे, इस वजह से उन्हें हटाया गया है। और डीजी नागरिक सुरक्षा एक नई जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को उनके पद से हटाया गया है। कारण ये बताए जा रहे हैं विभागीय जो कार्य थे उसमें रुचि नहीं ले रहे थे, इस वजह से उनको हटाया गया है। और डीजी नागरिक सुरक्षा नई जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को उनके पद से हटाया गया है। विभागीय कार्यों में रुचि ना लेने के आरोप लग रहे हैं। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, अचानक से ये फैसला लेना, इसके पहले या फिर तैयारी चल रही थी, या फिर पीछे हम देखें जो पुलिसिया रवैया रहा है कुछ घटनाओं को लेकर, उसको देखते हुए कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल शैलेंद्र, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने ही अपने दूसरे कार्यकाल के शासन को संभालते हुए शपथ ग्रहण के बाद ही डीजीपी मुकुल गोयल को अलर्ट कर दिया था। विभागीय कार्यों में अनदेखी करना, अवहेलना करना, विभागीय कार्यों में रुचि न दिखाना एवं अकर्मण्यता के चलते उनको अपर महानिदेशक पद से हटाया गया है। उनको नया पद भी दे दिया गया है। डीजी नागरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको तैनात करवाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था, जिस तरह से आप चैलेंज दे सकते हैं कि न्यूज के दर्शक भी देखे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के न्यूज लगातार खबरें दिखाता रहा, चाहे वो जिले की रही हो या जिले के ब्लॉक स्तर की खबरें रही हो, हमेशा दिखाती रही है। पिछले एक महीने में दूसरे कार्यकाल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था थोड़ी बिगड़ी है। लगातार जिलों में अपहरण, हत्या, बलात्कार के केसेस बढ़े हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव गृह को निर्देश दिया है, और अपर मुख्य सचिव गृह के निर्देश पर आज डीजी मुकुल गोयल को हटाया गया। अब उनको नागरिक सुरक्षा का पद भार ग्रहण कराया जाएगा। कल उनको मुख्यमंत्री के निर्देश पर नागरिक सुरक्षा विभाग भी दे दिया गया है। लेकिन अब से 1-2 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों पर जल्द ही डीजीपी उत्तर प्रदेश को एक नया डीजीपी मिलेगा। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन तेज तर्रार आईपीएसओं का चयन करने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह को बोला है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसके नाम पर मुहर लगाते हैं, जो कानून व्यवस्था को, प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रख सकता है। जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं वैसी कानून व्यवस्था दे सकता है। उसको अब डीजीपी नया बनाया जाएगा। जी दिनेश, अभी विगत कुछ दिनों के पहले की अगर बात करें, जो चंदौली का मामला सामने आया, जहां पर पुलिस की कार्रवाई कई सारे सवाल खड़े करती है, वो जांच भी चल रही है, जहां
एक जो युवती थी जहां दबिश देने गई थी उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद ललितपुर का मामला सामने आया तो सवाल पुलिसिया कार्यशैली पर भी उठ रहे थे। तो ये दो जो बड़ी घटनाएं हैं इनको भी जोड़कर देखा जाए जो उनको उनके पद से हटाया गया है। दिनेश जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप सही कह रहे हैं। ललितपुर हो या चंदौली हो और कई ऐसे तमाम जिले हैं जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार डीजीपी मुकुल गोयल को अलर्ट करते रहे हैं और उनसे लगातार कारण भी पूछते रहे, लेकिन जवाब न देने की वजह से या कानून व्यवस्था सुधारने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उनको आज हटाया गया है। आप देख सकते हैं पिछले एक महीने का अगर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का रिकॉर्ड देखें कानून व्यवस्था का, तो हर जिला, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां ऐसी घटनाएं न घटी हो। लेकिन बावजूद कुल मिलाकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं खासे सख्त हैं, उनको पता है कब उन्हें क्या करना है। उनको लग रहा है कि अब जो डीजीपी हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हटाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को उनके पद से हटा दिया गया है। और बात करेंगे जो आज का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की तरफ से फ्री राशन योजना को लेकर खूब भाषण दिए गए और उसका फायदा भी बीजेपी को मिला। लेकिन अब सरकार ने राशन कार्ड को लेकर नए नियम बना दिए हैं। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बहुत उपयोगी है। नियमों के अनुसार आपको राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। अगर आपने नियमों को अनदेखा किया तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है और सरकार ऐसे में आपसे वसूली भी कर सकती है। और इसके साथ साथ नियमों का पालन न करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है आज और ट्वीट कर एक वीडियो भी शेयर किया जो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक, जैसा आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति जो है वो मुनादी कर रहा है कि आप अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें वरना आप पर कार्रवाई होगी। इस पर क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, वो भी आपको सुना देते हैं। बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, क्या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पे बहस नहीं होनी चाहिए? और आज अगर राशन हटा लो, क्या अपने देश की हालत श्रीलंका जैसी नहीं है? इसी को लेकर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, आपको वो भी सुना देते हैं। नई योजना है, हमेशा की योजना रही है। कांग्रेस सरकार जब इस देश को संभाल रही थी, जब बना रही थी, तब से ये योजना है। गरीबों को राशन कार्ड मिलता है, बल्कि सबको राशन कार्ड था और राशन की किसी को कमी नहीं होती थी। सवाल है कि अचानक इनको नजर आ गया है कि सब फर्जी है और चुनाव के पहले तो सब वैसे ही चल रहा था। तो सरकार को खुद तय कर लेना चाहिए कि इस विषय को लेकर कितनी गंभीर है। कांग्रेस पार्टी ये जरूर चाहेगी कि जो भी सुपात्र लोग हैं उन्हें हर हाल में राशन मिले, क्योंकि जिस तरह से इस बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था की दुर्दशा कर रखी है, चाहे देश में चाहे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इसी सरकार के मानकों के हिसाब से, यानी मोदी सरकार के मानकों के हिसाब से, देश का सबसे गरीब जो प्रदेश है उस सूची में नंबर 3 पर है शुरू से ऊपर से। तो आप समझ सकते हैं कि गरीबी की कितनी बुरी दशा है। गरीबों को, जो भी सुपात्र हैं, सबको राशन कार्ड के आधार पर अनाज मिलता रहे, मिले। और अचानक जो ये सरकार को फर्जीवाड़ा नजर आ रहा है, इस पर हम साफ कह सकते हैं कि उसकी अपनी नीयत संदिग्ध है। देखिए, अखिलेश यादव जी अफवाह फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो अन्न बांटा जा रहा है, स्पष्ट किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। अन्न गरीबों को मिलता रहेगा। कोरोना की परिस्थितियों के साथ जो अन्न बंटने की योजना प्रारंभ हुई थी उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा। अखिलेश यादव जी हताश हैं, निराश हैं। अपने शासनकाल में सबसे बड़ा देश का खाद्यान्न घोटाला कर लेने वाली ये समाजवादी पार्टी के लोग ये बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनके बहलावे में कोई आने वाला नहीं है। ये आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें कि समाजवादी पार्टी पराजित क्यों हुई है और अपने संगठन को ठीक करने का काम करें। पूरी तरह से अफवाह है। समाजवादी पार्टी हताश है और इसीलिए इस प्रकार की अफवाहें फैला रही है। जो भी खाद्यान्न राशन मिल रहा है वो खाद्यान्न राशन मिलता रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी। तो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए, जहां भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राशन मिलता रहेगा, लेकिन जो नए नियम हैं उनके तहत देखें तो बहुत सारे लोग अब इससे वंचित हो जाएंगे। जो वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है, ट्विटर से वीडियो भी शेयर किया है, वो भी आपको एक बार सुना देते हैं। ग्राम अलाउद्दीनपुर के कोटेदार रब प्रताप के कार्ड धारकों सुनो।
कार्ड धारक के चारपहिया वाहन, ट्रैक्टर, 5 एकड़ जमीन, सरकारी कर्मचारी, शस्त्र लाइसेंस, 5 की लाइसेंस, 5 केवी जनरेटर, एसी, 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो, वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। अन्यथा जांच के बाद अगर अपात्र पाए जाते हैं तो गेहूं 24 रुपया किलो, चावल 32 रुपया किलो तथा चना, नमक, तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी कार्ड धारक की होगी। तो कुछ लोग जो हैं इसके पक्ष में है कि जो नियम हैं वो तो होने चाहिए, जो इस कैटेगरी में नहीं आते उनको राशन फ्री नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो ये मुनादी कराई जा रही है, जिस वक्त इलेक्शन चल रहे थे, जहां बड़े बड़े नेता जो थे फ्री राशन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या उस वक्त ये मुनादी नहीं की जा सकती थी? और क्या जो आर्थिक बोझ सरकार पर बढ़ रहा है अब उसको कम करने की दिशा में सरकार चल पड़ी है? क्योंकि इलेक्शन के बाद से जो महंगाई की अगर बात करें, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हैं, रसोई गैस सिलेंडर का दाम भी बढ़ गया है, और बाकी जो सब्जियां फल हैं वो तो आप बेहतर जानते होंगे, इसी पर हम बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। अवनीश त्यागी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अवनीश जी, स्वागत है चर्चा में आपका। दिलीप अग्निहोत्री, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा जनार्दन मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। जनार्दन जी, आपका भी स्वागत है। और शशांक यादव, सपा प्रवक्ता है। शशांक जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ सुधा मिश्रा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई। सुधा जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत अवनीश जी आप ही से करेंगे। लोग कह रहे हैं कि जो मुनादी चल रही है, जो वीडियो जारी किया गया, इसके पहले भी हमने देखा नए नियम जो आए, क्या ये पहले नहीं हो सकता था, या सरकार पर जो आर्थिक बोझ है बहुत ज्यादा बढ़ गया है? नहीं, जो अपात्र गलती से राशन कार्ड बनवा लेते हैं, ये जांच का काम तो निरंतर प्रक्रिया है, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं। अच्छा, ये पहले भी होता रहा है, और फर्जी राशन कार्ड जो बना लेते थे वो खत्म पहले भी हुए। ये बहुत बड़ी संख्या में चुनाव से पहले नहीं, ये सरकार जब भाजपा सरकार आई थी। फर्जी जो राशन कार्ड की बात नहीं हो रही, फर्जी राशन कार्ड है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे नए नियम हैं। अब 100 वर्ग मीटर का अगर मकान है किसी के पास, मान लीजिए 100 वर्ग मीटर का मकान है, तो क्या वो राशन का पात्र नहीं होना चाहिए? मान लीजिए उसके घर में कमाने वाले जो हैं वो नहीं हैं, उसके घर की आय इतनी नहीं है, तो क्या ये ठीक है, आपको लगता है? नहीं, ये बात नहीं हो रही है। जो मुफ्त राशन बंटने वाला है, जो मुफ्त राशन वाला कार्ड है, वो बंद हो रहा होगा, उसकी चेकिंग हो रही होगी। वो गलत तरीके से लोगों ने जो बनवा नहीं, ये जो नियम जो हम बिल्कुल नहीं, अवनीश जी, जो नियम है वो बहुत सारे नियम है। 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, 4 पहिया गाड़ी, चलो मानते 4 पहिया गाड़ी है तो ठीक है, आपको नहीं लेना चाहिए। 4 पहिया गाड़ी वाला अगर राशन ना लेना चाहिए ना, उसे गरीब को राशन देना है। गरीब को राशन देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पूरे कोरोना काल में राशन मुफ्त दिया गया है, और ईमानदारी से दिया गया है। उससे पहले की सरकारों में राशन कार्ड जो है वो राशन माफिया आ जाते थे, खाद्यान्न लोगों को नहीं मिलता था। तो इसके पहले जो 15 करोड़ की बात आती थी कि 15 करोड़ लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं उनको फ्री राशन दे रहे हैं, नहीं, वो राशन दिया कोरोना में, वो दिया। तो क्या 15 करोड़ जो लोग थे सब गरीब थे, ये मान लें? नहीं, वो कोरोना काल में विशेष परिस्थिति थी, सभी को राशन मुहैया कराने की, जिनके कार्ड था कोई उसमें। उसके बाद आपने कहा ना इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। नहीं, उनको बढ़ाया जा रहा है। गरीब को राशन देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, उसके लिए कहीं इनकार नहीं है। ठीक है। और इनकी चेकिंग एक निरंतर प्रोसेस है, इसकी जांच होनी चाहिए। कोई गलत तरीके से ले रहा हो, किसी ने गलत राशन कार्ड बनवा लिया हो और उसकी जांच हो रही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है। गरीब को राशन दिया जाएगा, जरूरतमंद को राशन दिया जाएगा, पर जो गलत तरीके से राशन बना लिए हैं उनको ले केवल ले। ठीक है। शशांक यादव हमारे साथ बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शशांक जी, जैसा आपने सुना, अवनीश जी कह रहे हैं कुछ गलत नहीं हो रहा है, ठीक है, सब फर्जी जो कार्ड धारक है उन पर कार्रवाई होगी, क्या कहेंगे? पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं पूर्व एमएलसी हूं समाजवादी पार्टी का जी, और समाजवादी पार्टी का पक्ष जरूर रख रहा हूं आपके सामने जी। और त्यागी जी ने जो बात रखी है, भाजपा के साथी हमारे, राशन कार्ड की चेकिंग का, मैं यहाँ से थोड़ा सा केवल 1 मिनट आपका लूंगा कि राशन कार्डों की जांच किस रूप से हो सकती है। अगर
आपको याद हो, आपने भी, के न्यूज ने भी न्यूज चलाई थी कि 3 लाख से ज्यादा राशन कार्ड दिसंबर जो आपका 21 था इसमें निरस्त करने का कि साहब ये फर्जी राशन कार्ड हैं, ये निरस्त किए गए। हम लोगों ने इसकी, मैंने खुद एक कंप्लेंट करी आज से 1 साल पहले कि तमाम जगह पर धान के खरीद दिखाई गई और कहा कि साहब आप गरीब नहीं है इसलिए आपका राशन कार्ड कैंसिल किया जाता है। और ये करीब मेरे जिले में ही करीब ऐसे 1200-1300 मामले आए आज तक। और पता ये चला कि उन राशन कार्डों पर धान और गेहूं की खरीद हो गई। मैंने विधान परिषद में ये सवाल उठाया, सरकार का 1 साल हो गया, मेरे पास कभी कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ ये हुआ साल भर तक कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। अब वो सरकार चली गई, ये नई सरकार आई, लेकिन वो प्रकरण वहीं का वहीं पड़े हैं। तो राशन कार्डों की जांच इस रूप में हो रही है। और अब मैं मूल बहस पे आता हूं कि जो मूल बहस मुद्दा आपने रखा कि जो राशन कार्ड ये हटा रहे हैं, जो माननीय अखिलेश जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया है, उस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि आप कह रहे हैं, अभी त्यागी जी ने भी इस बात को कहा कि साहब जो फ्री राशन जो बंट रहा है जिसमें जो लोग अपात्र नहीं है उनकी छटनी हो रही है। ये गाइडलाइंस ऑलरेडी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के चुनाव से पहले बाकायदा विज्ञापन आए कि हम 15 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। उसमें बाकायदा यह आया कि 2 प्रकार की, एक उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही थी, एक केंद्र की सरकार दे रही है, जो 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। उसके बाद योगी जी सरकार ने फिर बढ़ाया इसको। अभी अब कहीं पर भी क्लासिफिकेशन नहीं आया कि कौन कौन इसके अपात्र होंगे। ये कभी भी कोई विज्ञापन आप देख लीजिए, मैं तो कह रहा हूं त्यागी जी बता दें, कोई विज्ञापन सरकार की तरफ से है, जो विज्ञापन मुनादी हो रही है वो विज्ञापन कहां आ रहा है। और ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि वास्तव में सरकार के ऊपर जिस तरीके का बोझ आ रहा है, सरकार उससे चरमरा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि राशन ने एक वोट दिलाने में एक भूमिका निभाई है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब एक ये ऐसी गले की हड्डी है कि किसी तरीके से इसको करना है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है जिसमें लगभग 66% जनता कवर होती है, वो आपको देना है। इसी के साथ ही साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे आप पता कर लीजिए, उज्ज्वला में आपने गैस बांट दी, चुनौती है मेरी कि 10% से ज्यादा लोग उसको रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। आपने बिजली के कनेक्शन बांट दिए, आज कैंप लगा के उत्तर प्रदेश की पावर कॉर्पोरेशन लगातार कैंप लगा रही है और लोग ये कह रहे हैं भैया हमें ये बिजली नहीं चाहिए। 10-10 हजार और 20-20 हजार के बिल गांव देहात में पहुंच रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि खाद्यान्न का कभी भी कोई विरोध नहीं करेगा, पीडीएस सिस्टम का कभी कोई विरोध नहीं करेगा। समाजवादी विचार ये है कि रोटी कपड़ा मुफ्त, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ता हो। हम भी मानते हैं कि खाद्यान्न गरीब आदमी को जीने का अधिकार है, लेकिन आप उसका प्रचार के माध्यम से इतना बेहतर करते हो कि आप उसका एक पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार करते हो, लेकिन उसको इतना मजबूत नहीं बना पाते हो कि जो उज्ज्वला आपने बांटी है वो सिलेंडर दोबारा भरा सके, जो आपने बिजली बांटी है उसको वो बिजली का बिल जमा कर सके। आम आदमी की महंगाई के चलते हुए जेब लगातार खाली हो रही है, उसके कमाई के साधन लगातार खत्म हो रहे हैं। और इसलिए मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अब वही स्थिति है कि अब जब वो मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। बिल्कुल, मतलब निकल गया है तो अब आपका काम निकल गया है, चुनाव हो गया है तो अब आप मुनादी भी करा सकते हैं। सुधा जी के पास आएंगे। सुधा जी कैसे देखते हैं जो नए नियम आए उनको लेकर? अगर नए नियम थे उसको पहले पब्लिश कर देते लोगों के बीच, तब ये डर था नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और जो मुनादी अब कराई जा रही है, क्या ये चुनाव के वक्त नहीं हो सकती थी? शैलेंद्र जी, इस प्रश्न का होना भी मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह से आप 5 सालों में सरकार जिस तरह से कार्य कर रही थी, तो जाहिर सी बात है इसको उस समय तो मुनादी बिल्कुल नहीं करानी थी। क्योंकि अगर चुनाव जीतने के लिए कोई चीज की जा रही हो, उसमें अकर्मण्य बना के आप कोई चीज किसी जनता को दे रहे हो तो जनता को जाहिर सी बात है सो के किसको नहीं अच्छा लगता है भाई हम घर में बैठे हुए खाना मिल रहा है। उस समय मुनादी कराने की जरूरत नहीं थी, नहीं की गई। जाहिर सी बात है वो चीजें हो चुकी हैं, जनता अपना वोट दे चुकी है। अब जनता को 4 साल पहले 4 साल बाद फिर वो चीज की जाएगी, जनता फिर समझ जाएगी। तो ये जो राजनीति का जो एक तरीका है कि कब कहाँ कैसे कितना करना है और कब करना है,
इसके जो ये इन लोगों का जो तरीका होता है ये इतना बेहतरीन है। अभी कोई कह दे कि मुफ्त में नहीं देना चाहिए तो कहेंगे तो आपका मतलब आप गरीबों को अनाज देने के फेवर में नहीं है। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि हमारे देश में इस तरह की घटनाएं तो अकर्मण्य क्यों बनाना है भाई। जब भगवान ने हमारे हाथ पैर लेके भेजे हैं, काम दीजिए ना, काम बनाइए, काम को करिए। इसकी बात कभी नहीं होती है, मुफ्त की बात हम कर रहे हैं। मुफ्त करते करते आप देख रहे हैं श्रीलंका की हालत क्या हो गई है, क्योंकि अकर्मण्य व्यक्ति जिसको खाने की आदत पड़ गई, जब नहीं दे पाएंगे तो वही व्यक्ति आपस में ही झगड़ा करेगा, आपके उत्तर प्रदेश या भारत में ही स्थितियों को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसको खाने की आदत पड़ी हुई है। हम इस जो उसका दूरगामी रिजल्ट होने वाला है उस पर नहीं सोच पा रहे हैं। हम सिर्फ सोच रहे हैं कि आज हम ऐसा करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद जो होना है देखा जाएगा, फिर हमारे नियम बदल जाते हैं। आज की जरूरत है, किसी भी सरकार में कोई भी पार्टी हो, अकर्मण्यता को बढ़ावा न देके आप अपने देश के वर्तमान को कितना सुरक्षित भविष्य के लिए कर सकते हैं वो कार्य करने की जरूरत है। ये बार बार अलग अलग तरीके बदल के, अब आप कहोगे अपात्र और पात्र, 5 साल से जो चुनावी समय में था वहां भी पात्र रहे होंगे, तब आप नहीं जान पाए, तो आपने कोई बात भी नहीं की कौन अपात्र है कौन पात्र है। अब आपको सजगता आई है क्योंकि महंगाई को कहीं ना कहीं आपको दिखाना है, वहां कम करेंगे, क्योंकि टैक्स तो हम भर ही रहे हैं। अब किस घर से कितना टैक्स जा रहा है, उसका फायदा हमें क्या मिल रहा है, इसकी हम बात न करते हैं न करना चाहते हैं, क्योंकि चीजें अगर हम सरकारी नौकरी में तो अपने आप कट जाएगा, हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें टैक्स कट जाएगा। आप उसी टैक्स को मुफ्त बांट दे रहे हो तो बाकी चीजें नहीं कर पाओगे ना। जो हमारे एजुकेशन के सिस्टम पे है, जो चीजें वहां खर्च होती है नहीं खर्च हो पाएंगी। तो अब आप उसमें पात्र पाठ ढूंढ रहे हो, क्योंकि राजनीति की मंशा जो आपकी थी 2 महीने में पूरी हो चुकी है। तो सरकार क्या करना चाहती है वो एग्जैक्टली देख रहा है। शैलेंद्र जी, इस प्रश्न को उठाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो इनका चाल और चेहरा है जो हमेशा दिख जाता है कि जब ये चुनाव में होते हैं तो किसी और ढंग में होते हैं, चुनाव के बीतते इनके ढंग बदल जाते हैं, 4 सालों के लिए एकदम तरीका अलग, लेकिन जैसे चुनाव फिर आएंगे फिर इनके तरीके बदल जाते हैं। ठीक है, दिलीप जी के पास आएंगे। दिलीप जी, क्या कहेंगे जो नए नियम हैं? अब महंगाई भी बढ़ रही है, इलेक्शन के बाद मैंने देखा पेट्रोल डीजल के दाम और ज़्यादा बढ़ गए हैं, गैस सिलेंडर के 2 बार दाम बढ़ चुके हैं 50-50 रुपए करके। तो एक तरफ महंगाई की मार और ऊपर से राशन का वार। दिलीप जी, दिलीप जी हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। हाँ जी, आवाज जा रही? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि मैं इसमें 2 बातों का खास तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा कि एक, अगर कोई सही निर्णय लिया जाता तो उसकी आलोचना केवल इस आधार पर नहीं की जा सकती कि ये निर्णय पहले क्यों नहीं लिया गया, एक बात। दूसरी बात, ये जो फ्री राशन जो हमारी बहन भी कह रही थी कि ये बांटने का क्रम बना रहा है, तो इसमें ये समझना होगा कि ये जो निःशुल्क राशन वितरण जो 15 करोड़ लोगों का शुरू हुआ, ये किस परिस्थिति में शुरू हुआ। पूरी दुनिया कोरोना की महामारी के गिरफ्त में थी और खास तौर से जो गरीब तबका था उसको किस तरह से उसको मजदूरी नहीं मिल रही थी, उसके तमाम समस्याएं थी। तो इसके कारण ये योजना लागू की गई थी और अब देश धीरे धीरे उधर कोरोना से संभलने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरी बात है, अब जैसे इसमें मुनादी में जो हम सुन रहे थे कि कार हो और एसी हो, ये अगर ये कदम पहले नहीं उठाया गया तो अब भी ना उठाया जाए, इस आधार पे आलोचना होगी। मैं समझता हूं कि ये, मैं बहुत इसका स्वागत करता हूं कि जो भी पात्र नहीं है उनको इस योजना से बाहर किया जाए। देर हुई भले ही, लेकिन ये काम अच्छा है, क्योंकि सरकार की, मैं केवल इस वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पहले भी जो सरकारें रही वो जो योजनाएं बनाती थी तो वो उसके लिए एक पात्र का निर्धारण होता था कि किस वर्ग को सहायता मिल सकती है। और कांग्रेस के ही अपने देश के एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम 100 पैसे भेजते हैं तो केवल पात्र तक केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। ये किसी और का आरोप नहीं, एक देश का प्रधानमंत्री अपनी सरकार के बारे में कह रहा था। तो मेरा ये कहना है कि 100 का 100 पैसा पात्र तक पहुंचे, जो पात्र नहीं है उनकी पहचान करके उनको अलग किया जाए, जो पात्र ना होते हुए लाभ उठाने में सफल रहे हैं उनसे उनकी वसूली की जाए। तो ये एक राजनीति का विषय नहीं है और इस पे इस ढंग से विचार करने की आवश्यकता है। दिलीप जी,
जैसे हम देखते हैं बाकी जो योजनाएं हैं, जैसे अभी सिलेंडर को लेकर सब्सिडी होती थी कि आपको सब्सिडी लेनी तो लीजिए वरना मत लीजिए। अभी दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि बिजली पर जिसको सब्सिडी नहीं लेनी वो नहीं ले सकता है, जिसको चाहिए वो ले। तो ऐसा भी हम कर सकते थे, छोड़ देते लोगों पर, जिसको राशन लेना ले, जिसको नहीं लेना ना ले। इसमें ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। ये केजरीवाल जी को ये सब करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि अब उनकी बिजली व्यवस्था में जिस तरह से वो सत्ता में आए हैं, बिजली मॉडल लेके फ्री का, वो उनको भारी पड़ रही है। तो ये छोड़ना चाहे ना छोड़ना चाहे ये बात नहीं है, जो लेना चाहे सब्सिडी नहीं। ये एक बात है कि आप अपात्र होते हुए योजना का लाभ उठा रहे थे, तो इसके अनुसार आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो पात्र लोग हैं उनको पूरी सहायता मिले। ये विषय अलग विषय है। और जैसा लोग कह रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री बिजली, उत्तर प्रदेश में तो 300 यूनिट तक पहुंचा दिया गया फ्री बिजली का वादा। तो इस तरह के वादों पे भी होनी चाहिए। दूसरी सच्चाई तो ये है ही है कि 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिला, ये एक सच्चाई है। अगर उसमें कोई सुधार होता है, उसमें वंचित वर्ग की पहचान होती है, तो ये इसका मैं कम से कम मैं तो स्वागत करता हूं। चलिए जनार्दन जी के पास आएंगे। जनार्दन जी कैसे देखते हैं जो नए नियम है उनको? शैलेंद्र जी देखिए, सरकार जो है वो समय पर अपनी पॉलिसीज बनाकर, पॉलिसी मेकिंग सरकार का काम है, पॉलिसी बनाकर जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, उनको लाभ पहुंचाती है नई नई योजनाओं के तहत। और उसमें जो है पात्रता क्या होती है वो स्पष्ट दिया होता है। हमारे साथ सभी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। मैं आपको कुछ याद दिलाऊं कि पहले देखिए एपीएल कार्ड और बीपीएल कार्ड बनते थे, बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन। एपीएल सफेद रंग का होता था, बिलो पॉवर्टी लाइन पीले रंग का होता था। और आज जो आपने अभी वीडियो में ये मुनादी सुनाई है, इसके सारे वो जो टर्म्स एंड कंडीशन वही होते थे कि अगर जिसके पास में कार है, जिसके पास में एसी है, जिसके पास में दुपहिया वाहन है, जो भी उसमें दिया रहता है, तो ये पात्रता डिसाइड करता है। और होता क्या है, ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधान को लेकर, पंचायत सेक्रेटरी को लेकर और भी वहां पे कुछ जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, उनको उनकी मिली भगत से कुछ अपात्र लोगों को वो कार्ड इशू हो जाते हैं। और फिर क्या है, वो उसका दबाव सरकार पर बनता है। तो इस तरह का जो ये प्रोसेस है कि भाई जिन्होंने उन्होंने मुनादी करवाई या उन्होंने जो इंटीमेट किया कि जिन्होंने गलत तरीके से बनवाए हैं वो आके वापस जमा कर दें, और दोबारा अगर जांच में अगर गलत पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें कोई राजनीतिक एंगल या कोई मुझे मतलब राजनीतिक दृश्यता नहीं दिखाई देती। ये सरकार का पॉलिसी मेकिंग का जो काम है, और जो कोई भी एक योजना बनाती है लाभार्थियों के लिए, अभी कुछ पत्रकारों को कुछ सुविधा दी जानी, तो उसमें लिखा रहता है कि कौन से पत्रकार हैं। इस समय आज की स्थिति में आप देखते हैं कि कितने हजारों पत्रकार निकल आए हैं, तो पत्रकारों को भी कौन पत्रकार है कि जिनको कैसे चिन्हित किया जाएगा। ये सारी नियम कानून होते हैं कि आप ये होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, तो इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। मेरा जनार्दन जी, जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं ना कि इलेक्शन के बाद ये सारी चीजें हो रही, क्या पहले ये सारी चीजें पब्लिश नहीं हो सकती थी? नहीं शैलेंद्र जी, पहले अगर ये चीज पब्लिश होती तो जाहिर सी बात है कि वो एंटी गवर्नमेंट चली जाती। दूसरा बात ये है कि जो समय है, देखिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे ऐसा कह के भाजपा ने 2 बार सरकार बनाई, तो उसी क्रम में अगर ये इस तरह से काम करते हैं तो ये इसमें कोई ये ऐसी टाइमिंग नहीं है जहां पर हम उसको मुझे लगता है कि पॉइंट आउट करें कि यहाँ पर इन्होंने इस तरह से कार्य किया है। तो जनार्दन जी, जो सरकार को तो पता था ना कि वो बार बार उसने भाषण में बोला है कि हम उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहे हैं। कोरोना टाइम की विशेष परिस्थितियों में किया गया और उस समय एक्सटेंड भी किया गया ना, आगे भी एक्सटेंड किया गया, उसके बाद इलेक्शन के बाद भी किया गया। हुआ देखिए, लाखों लोगों का रोजगार छिन गया, उनकी नौकरी चली गई, घर में बंद हो गए, तो उनको घर तक राशन पहुंचाने का सरकार का दायित्व है। सरकार लोकहित के लिए बनती है, तो सरकार का दायित्व था वहां पर। अब चीजें जब सुधरने लगी हैं तो इन चीजों पर भी दिया जाए कि कौन पात्र है, कौन अपने आप कार्य कर सकता है। अभी हमारे साथ एक पैनलिस्ट है सुधा मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि अकर्मण्य नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सरकार की पॉलिसी ऐसी ही होनी चाहिए, उनको काम दें, उनको आगे उसमें करें। घर बैठे अगर राशन मिलता रहा तो फिर वो उसका पॉलिटिकल फायदा ही उठाया जाएगा, उससे देश की प्रगति विकास में कोई हासिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, तमाम सारी चीजें हैं। एक ब्रेक का वक्त है,
आप सभी मेहमान बने रहिए। तो हम बात कर रहे राशन को लेकर जो नए नियम आए हैं, अब उन नियमों के बाद अगर जो पात्र हैं उनकी संख्या कितनी कम हो जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। जल्द लौटेंगे। वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। आज अगर राशन हटा लो, क्या अपने देश की हालत श्रीलंका जैसी नहीं है? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। आज अगर राशन हटा लो, क्या अपने देश की हालत श्रीलंका जैसी नहीं है? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और हम बात कर रहे हैं जो फ्री राशनधारी हैं। मुफ्त राशन की बात आपने इलेक्शन के वक्त सुनी, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर बड़े बड़े भाषण भी दिए कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, और जनता को जो राशन मिल रहा है उसका फ़ायदा भी इलेक्शन में बीजेपी को मिला है। लेकिन अब जो नए नियम आए हैं उसके बाद अब ये स्थिति हो जाएगी कि कितने लोग बचेंगे फ्री राशन वाले, इस पर भी बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अवनीश त्यागी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश जी, सीधा आप ही के पास आएंगे। अखिलेश यादव एक बात बोल रहे हैं कि अगर फ्री राशन अगर हटा लो तो आपको नहीं लगता कि जो हमारी स्थिति है श्रीलंका वाली हो जाएगी, क्या कहेंगे? दरअसल अखिलेश जी क्या कहना चाह रहे हैं ये हमारी समझ से परे है। अखिलेश जी जान नहीं रहे हैं क्या हो रहा है। राशन बंद नहीं हो रहा है, राशन बंद नहीं होने की बात ही नहीं हो रही। राशन कार्ड का काम चलता रहेगा। ये केवल अपात्र जो राशन हो गए हैं, जो जिन लोगों के हाथ में गलत राशन जा रहा है उनको रोका जाता है। अखिलेश जी के जमाने में खाद्यान्न घोटाले होते थे। अखिलेश जी के जमाने में गरीब पात्र लोगों तक किसी को राशन नहीं मिल पाता था, राशन डीलर राशन खा जाता था। अब कोरोना काल में जिस ईमानदारी से, जिस निष्पक्षता से बिना भेदभाव के सर्व वर्ग को राशन पहुंचाया है और किसी को परेशानी नहीं होने दी, कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में परेशानी नहीं होने दी, ये सरकार की उपलब्धि थी। उस सरकार को, गरीब को राशन जारी रहेगा, गरीब को राशन कहीं बंद नहीं हो रहा है। केवल जो अपात्र थे उनकी छटनी का एक मुनादी हो रही है, उनका छटनी का काम निरंतर जारी शुरू से होता रहा है। पहले नियम की शर्तें होती हैं राशन कार्ड बनने की, तो उनको पालन करना कोई बुरी बात नहीं है, उनका पालन कराना कोई बुरी बात नहीं है। इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये एक तय प्रक्रिया है जो जारी है, जो चलती रहेगी और चल रही है। लेकिन जो लोग बन गए थे अवनीश जी, नियम में ये भी है ना कि अगर 2 लाख रुपए आपकी अगर इनकम है सालाना और 5 लोगों का परिवार है या उससे ज्यादा, 6 या 7 लोगों का परिवार भी होता है, मैं 5 मानता हूं, 5 लोगों का परिवार है, 2 लाख रुपए से आपकी इनकम है 2 लाख से थोड़ी ज्यादा मान ली, तो ये अपात्र की श्रेणी माने जाएंगे। ये श्रेणी तय करना सरकार का काम है। तो वही नियम, अवनीश जी, वही नियम बता रहा हूं मैं आपको।
हाँ, मैं वो बता रहा हूँ ना, तो ये सरकार अपने नियम बनाती है ना सिस्टम के लिए। हाँ, तो जो 15 करोड़ की बात सरकार बार बार करती थी चुनावी भाषण में, तो 15 करोड़ से आंकड़ा तो बहुत नीचे चला जाएगा। नहीं, ये सरकार को ये लगने लगा कि बोझ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब उस मेरी बात जी, आप मेरी बात, सरकार को क्या लग रहा है, ये बात में बाद में आएगी। ये 15 करोड़ जो राशन दिया गया, उस विशेष परिस्थितियों में दिया गया जब लोग घरों में कैद थे, काम नहीं चल रहे थे, किसी काम धंधे नहीं चल रहे थे, तो इलेक्शन के ये चीजें तो इलेक्शन के वक्त भी सुधर गई थी, लोग घरों में कैद नहीं थे, बाहर निकलने लगे थे। और इलेक्शन के बाद जब आप इलेक्शन जीते उसके बाद आपने एक्सटेंड भी कर दिया। मेरी बात तो सुनिए आप, बात जब कोरोना खत्म हुआ, तत्काल चुनाव हुआ, उस वक्त काम चालू नहीं हुए थे लोगों के, रोजगार एकदम सिस्टम में नहीं आया था, सारा सिस्टम डर रहा था, तीसरी लहर का डर भी बना हुआ था, कहीं कुछ और हुआ था। अब जैसे 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 रफ्तार पकड़ रहा है, आम जिंदगी जन जीवन सामान्य होने लगा है, तो ये चीजें होने लगी हैं। तो चुनाव के समय पे आप ये जो बातें कह रहे हो कि किस तरह से राशन रोक देते, भाई काम चालू नहीं हुआ, चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता थी, चुनाव कराए गए, ऐसे में राशन काम बिना चालू हुए लोगों के राशन रुक जाते तो दिक्कत होती ना। कोरोना तो विशेष परिस्थितियों, महामारी तो पूरी दुनिया में आई ना, भूखमरी फैल जाती, कोई दिक्कत हो जाती, तो सरकार ने अपना दायित्व गंभीरता से निभाया, गरीब के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो उसकी सराहना होनी चाहिए, ना कि आलोचना। चुनाव के समय पे काम नहीं चल पा रहे थे लोगों के, धीरे धीरे अब जैसे चुनाव निपटा है, अब कोरोना का तीसरी लहर नहीं आई, क्योंकि लहर का डर खत्म हो गया, टीके सबको लग गए, जनजीवन सामान्य होने लगा है, तो सामान्य चीजें होने लगी हैं। और पहले आप ये देखो कि पहले राशन बढ़ता था बिना अंगूठे के निशान, तो राशन में गड़बड़ होती थी। सरकार ने व्यवस्था करी कि अंगूठे का निशान लगे, पात्र लोगों तक पहुंच जाए, राशन घर घर पहुंचा, कुपात्र को राशन ना मिले, ये भी चिंता सरकार को करनी चाहिए ना। और ऐसे लोगों को खुद राशन नहीं लेना चाहिए जो उन श्रेणी में नहीं आते। ये कुछ शशांक जी जवाब दीजिए, शशांक जी के पास आएंगे। शशांक जी, जैसा अवनीश जी ने कहा कि उस वक्त स्थिति ठीक नहीं थी, अब स्थिति बिल्कुल ठीक है, यही वक्त है। ठीक है, नहीं, धीरे धीरे ठीक हो रही है जी। अब मेरी बात जी धीरे धीरे ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो रही है, वही मैं कह रहा हूँ, स्थिति पहले से बेहतर है, उसी दिशा में काम, उसी दिशा में ये कदम है, स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है, वही मैं कह रहा हूँ। शशांक जी, और जो पहले भी होती थी, चुनाव से पहले भी आप देखो कि जब सरकार शुरू हुई थी तब भी बहुत फर्जी राशन कार्ड हटाए गए थे, जो गलत तरीके से राशन ले रहे थे। शशांक जी जवाब दीजिए। ठीक है सर, आएंगे शशांक जी। देखिए, अभी जनार्दन जी ने भी एक लाइन में बोल के, जो मैं इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा था, जनार्दन भाई ने लाइन बोली उसको, और दिलीप जी ने भी बोला, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये गाइडलाइंस कोई नई नहीं है, गाइडलाइंस पहले से थी, और इस गाइडलाइन को सरकार ने जानबूझकर प्रचार नहीं किया। और जनार्दन जी ने कहा भी था कि सरकार अगर पहले प्रचारित करती तो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता, बस इतना सा खेल हुआ, और कोई खेल की बात नहीं कह रहे। जो मैं कह रहा हूँ कि मतलब निकल गया, ये गाइडलाइंस कोई नई नहीं बनी है, ये गाइडलाइंस ऑलरेडी थी, ये पहले से मौजूद थी गाइडलाइंस थी, इसका कोई भी त्यागी जी मेरी बात सुन लीजिए, दो योजनाएं हैं आपकी, एक योजना प्रधानमंत्री की है, एक मुख्यमंत्री की योजना है, और दोनों के लिए ये गाइडलाइंस हमेशा से, आप सर्कुलर निकाल के देख लीजिए कि उसके बावजूद भी, और विज्ञापन में त्यागी जी हमारे इतने शानदार होशियार लोग हैं, 3 करोड़ 28 लाख राशन कार्ड हैं, 14 करोड़ 12 लाख यूनिट्स हैं। गवर्नमेंट बड़े आराम से कहती है 15 करोड़ को हमने राशन दिया, और इनके विज्ञापन का एक नतीजा, और बता, मैं तो लिखा पढ़े की बात कह रहा हूँ, इतना नेशनल चैनल है आपका, बिल्कुल बड़े तगड़ा विज्ञापन दिया था कि 36,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का कर्जा माफ किया। मेरे सवाल का जवाब है कि कुल कितना कर्जा माफ हुआ, तब खुद मुख्यमंत्री का जवाब है कि कुल 21,200 करोड़ रुपया किसानों का कुल कर्जा माफ किया गया था। तो विज्ञापन के तो ये माहिर लोग हैं, अपना आराम से करते रहेंगे। मैं फिर वही कह रहा हूं आपको, और मेरे सवाल का जवाब त्यागी जी ने अभी भी नहीं दिया, कि एक सवाल मेरा आज भी पड़ा हुआ है कि जवाब सरकार में यही आता है मेरे पास कि इसकी जांच चल रही है, राशन कार्ड फर्जी इस आधार पर घोषित किए गए थे कि उन लोगों ने 6-6 लाख और 8-8 लाख का धान और गेहूं सरकारों को बेचा था, और वो अपना उन्होंने जो आधार कार्ड दिया उसके आधार पर वो राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए। वो जांच आज तक पिछली सरकार से शुरू हुई, आज तक नहीं हुई, और पता लगा कि ये केवल जो माफिया थे वही सप्लाई कर रहे थे
धान भी और गेहूं सप्लाई कर रहे थे। और त्यागी जी ने एक बात और कही कि साहब सपा की सरकार में राशन का घोटाला हुआ था, तो मैं याद दिला दूं, जब 2003 से 2007 के बीच की सरकार मुलायम सिंह जी की थी, अखिलेश जी की सरकार में घोटाला नहीं हुआ। 2003-2007 की सरकार में मैं पहला कंप्लेनेंट मैं खुद था, शशांक यादव कंप्लेनेंट थे, जो मुलायम सिंह जी को मैंने कंप्लेंट करी थी कि राशन का घोटाला हो रहा है। पूरी की पूरी ट्रेन लखीमपुर से राशन की चली गई थी हमारी सरकार से पहले, जब भाजपा और मायावती जी की सरकार थी। ये घोटाला उस पीरियड का है जिस पर एफआईआर हुई, 900 से ज्यादा एफआईआर हुई थी। तमाम अधिकारी, डीएम और एसडीएम सस्पेंड किए गए थे। हमने उस घोटाले को खोला था। हम फिर उस चीज को दोहरा रहे हैं कि राशन के लिए बाकायदा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है। राशन मिलना हर कमजोर आदमी का, जिसमें करीब 66 से 67% जनता कवर होती है, उसका मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं 50 जजमेंट है कि जीवन के राइट टू लाइफ में भोजन भी आता है। तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर मेरा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन है सिर्फ इतना कि अब आप जो सख्ती दिखा रहे हैं, ये गाइडलाइन ऑलरेडी थी कोरोना के नाम पर चीजों को। कि अगर आपको याद हो तो पहले इन्होंने केवल कहा था होली तक था, होली से प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ाया दिवाली तक, दिवाली के बाद उसको बढ़ाया चुनाव तक, चुनाव के बाद फिर कहा कि चूंकि जनता को जरूरत है हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और 6 महीने के लिए फिर बढ़ाया गया। तो ये पॉलिटिकल टूल की तरह कृपया इसको इस्तेमाल न करें, जो जनता की जरूरत है। और अगर आपको याद हो शैलेंद्र जी, अभी मुश्किल से पिछले महीने तमाम टॉप सेक्रेटरीज प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले और एक बाकायदा मीडिया में चला कि साहब फ्रीबीज बांटने पर सरकार रोक लगाए, हमारी आर्थिक स्थिति इसमें गड़बड़ा सकती है। ये खुद भारत सरकार के मंत्री थे और जिसको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से उसका प्रेस नोट जारी हुआ, सरकार की तरफ से जारी हुआ कि ये मीटिंग हुई और इस तरह की चीजें करी। तो ये भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि पात और कुपात की तो जरूर जांच होनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और राशन का इन्होंने लाभ उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर बिजली माफ कर रहे हो या फ्री बिजली कनेक्शन दे रहे हो तो जनता की जेब में इतने पैसे भी डालो कि बिजली का बिल अदा कर सके। अगर उज्ज्वला का सिलेंडर बांट रहे हो तो जनता की इतने कम से कम काम दो कि दोबारा सरेंडर कर ले। चुनौती के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, आपके चैनल पे 20% से ज्यादा का औसत नहीं है उज्ज्वला में दोबारा रिफिल करने का। आप अपने चैनल के स्तर से खुद जांच करा लीजिए। आप मकान बांट रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मकान आप बांटिए, इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। लेकिन याद कर लीजिए कि आज की तारीख में सीमेंट बालू का जो रेट निकल के जो बढ़ के चल के आ रहा है, आज की तारीख में जब मकानों की जो उनकी प्रगति को आप देख लीजिए, सब ठहरे पड़े हुए हैं। तो इन चीजों को समझिए। और मैं फिर भाजपा के अपने प्रवक्ता साथी से अनुरोध करूंगा कि जनता की परेशानी को समझिए। महंगाई आज की तारीख में हकीकत हो गई है। महंगाई डायन गाना है तो वास्तव में आज की तरह डायन के सामने हमारे सामने खड़ी है। बिल्कुल महंगाई बहुत है और ऐसे वक्त में अगर ऐसा जो कहा जा रहा है नियम के जो पात्र होंगे उनको ही राशन मिलेगा तो शायद और थोड़ा वक्त इसको और बढ़ाना चाहिए था। सुधा जी के पास आएंगे। सुधा जी, जैसा कि अभी शशांक जी ने भी कहा कि पॉलिटिकल टूल्स की तरह जो इस्तेमाल करती हैं जो योजनाएं हैं उसका राजनीतिक पार्टियां, क्या इसे माने इसको भी इसी तरह इस्तेमाल किया गया है? जी, एक्चुअली विज्ञापनों में जो हमारे शहर भरे रहते हैं कि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, ये जो सच में दिखाना है कि हम ऐसा कर रहे हैं। आपको मालूम है जब चुनाव चल रहे थे इन्होंने एक वादा किया था कि हर त्योहार पे, होली और दीपावली पे गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। होली आके चली गई, उसकी कोई बात नहीं है। जहां तक भी शशांक भाई बोल रहे थे कि जो गैस सिलेंडर दे दिया गया, ये बहुत अच्छी योजना थी, सबने इसको सराहा भी था, लेकिन उस सिलेंडर को देने का फायदा क्या जब आज भी गांव की औरतें या जो भी गरीब लोग हैं आज भी लकड़ी के धुएं में अपने खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। तो हम योजनाओं को अगर शुरू करते हैं तो जाहिर से सर्कुलर पहले बना होता है, सर्कुलर बाद में नहीं आता है। हम जब कोई भी नियम कानून, जब कोई योजना बनती है, उसके नियम कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे वो काम करे, कैसे कैसे उसको बंटना है, कैसे होना है, ये सरकारें पहले करती हैं। उसके बाद उस कार्य योजना का रूप तैयार होता है, सबको पता होता है। जैसा भाई ने कहा कि इन्होंने भाई बोल रहे थे कि कोरोना आया। कोरोना ऐसी प्राकृतिक आपदा थी जिसके बारे में सबको मालूम है, ऐसा कुछ नहीं जिसको मालूम ना हो। लेकिन जब चूंकि चुनाव हो रहे हो, आपने कहा कि चुनाव होना
जरूरी था इसलिए हुआ। समय कोरोना का भय खत्म, मार्च तक में एक्सटेंड किया आपने, तो मान लीजिए मार्च तक एक्सटेंड किया, आप उसका बोल देते कि नहीं कुपात्र अपात्र और पात्रों की बीच में कोई भी सीमा रेखा नहीं है, हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन चूंकि आप लोगों को ये दिखाना है कि हम उस जनता को जो कि फ्री राशन लेके वोट देगी हमें और हमें जिताती रहेगी, अभी जनार्दन भाई ने कहा कि एंटी सरकार हो जाता, यही हकीकत है। इन्हें मालूम था कि अगर हम बीच में इसको, जबकि इनको ये बात तो आज पता नहीं चली होगी कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, क्योंकि आप जानते हैं जब से ये योजना आई हुई है, एक घर में अगर किसी के 3 बेटे हैं 4 बेटे हैं तो सब बच्चे अपने अपने चूल्हे को अलग दिखा दे कि हम बंटवारा कर लिए, हम अलग अलग रहते हैं, और एक घर में 4 घर बन गया और चारों घरों के लोग उस योजना का फायदा उठा रहे हैं जिनको जरूरत भी नहीं थी। क्योंकि आप जब दे रहे हो तो व्यक्तियों सबको फ्री में लेने की आदत पड़ गई है, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। जब आपको मालूम था कि कोई चीज फ्री में किसी को भी मिलेगी, उसके लिए लेने के लिए लोग तैयार रहेंगे। और क्या आप लोगों को पता नहीं है, सभी जितने लोग पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में जब कोई चीज मुफ्त मिल रही होती है तो किसको किसको मिलती है, उसका फायदा कौन कौन ले लेता है। हम भले ही बड़ी बड़ी बातें करें कि हमारी सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हमेशा जो पात्र होते हैं उन तक बहुत आखिर में पहुंचता है, उसके पहले ही सुविधाएं अलग अलग बट जाती हैं। ये न पहले ऐसा कुछ अलगाव था ना आज कुछ अलग हुआ है। भले को अंगूठा लगता है, तो मैंने जैसा कहा ना कि हम जो दिखता है, जो मेरे आसपास काम करने वाले लोग हैं, आज भी राशन के लिए उनको कदा बाद में बचेगा तब मिलेगा, क्योंकि वो गांव से छोड़ के गांव अपने शहर में आए हैं काम करने के लिए। अब जो गांव से शहर में आया है उसका राशन कार्ड नहीं बन पाया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो पात्र नहीं है, वो भी पात्र है, वो मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसको राशन नहीं मिल रहा है। तो पात्र कुपात्र की हम चर्चा मात्र करते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे पहचानना है। क्योंकि गांव से अगर कोई रोजगार के लिए शहर में आया है तो जाहिर सी बात है उसको कार्ड बनवाने में टाइम लगेगा। अभी आप जो बात कर रहे हो वो और जो बात होती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है सिर्फ कह देने से। और ये जो आज जो ये योजनाओं का दिख रहा है, मुनादी कराई जा रही है, अगर ये फरवरी में कर दी गई होती तब मैं मानती कि सरकार कितना अच्छे से इसकी मंशा थी कि गरीब जो लोग कोरोना से ग्रस्त हैं, रोजगार नहीं है, उसके लिए कर रहे हैं। अरे रोजगार नहीं है, आपको 2-3 महीने हो गए ना, पटरी पे सब कुछ आ रहा है, रोजगार के अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों लोगों को काम नहीं मिल रहा है? सारे काम हो रहे थे, सेना की भर्तियां नहीं निकल रही हैं, महंगाई की चरम बढ़ती जा रही है, आप लोग कहोगे ये है इसलिए हो रहा है, ये है इसलिए हो रहा है। तो जब सब कुछ मालूम है, अगर आप फरवरी में सब कुछ धर्रे पे आता हुआ दिख रहा है, तो मई आ रहा है और अभी तक कोई रोजगार परक कोई कानून कोई कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि मंशा ही नहीं है। मंशा वही है, उलझा ऐसे ऐसे मुद्दे लाए जाएं जिससे ये मुद्दे जो सबसे जरूरी हैं वो छुप जाएं। तो आप उन मुद्दों को लेके आओगे जिनसे कि जनता गुमराह होती रहे, और जो स्थायी सोल्यूशन चाहिए उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ सरकार बनानी है और सरकार बना के राज करना है, सरकार चलानी नहीं है, जनता के अधिकारों की बात नहीं करनी है, आपको सरकार चलाना है, आपको एक पार्टी की सरकार चलानी है। इसलिए ऐसी चीजें हो रही हैं। ये अगर फरवरी में होता तो आप लोगों का कहते कि उदाहरण है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप जब मई में करोगे, अप्रैल में करोगे तो प्रश्न बिल्कुल। और इलेक्शन के बाद भी नहीं किया गया, जब इलेक्शन के नतीजे आ गए उसके बाद अगर करते तो लोगों को लगता कि इलेक्शन जीत गए, अब इन्होंने ये फैसला सुनाया है, तो थोड़ा शायद वक्त लिया गया है या फिर सरकार पर बोझ पड़ रहा है, ये भी कह सकते हैं। दिलीप जी के पास आएंगे। दिलीप जी, जो गाइडलाइंस है पुरानी है, इन गाइडलाइंस पे क्या बदलाव नहीं किया जा सकता ताकि ऐसे लोगों को भी शामिल किया जा सके जो वाकई में इस योजना के हकदार हैं? पूरी मैं समझता हूँ कि ये जो चल रहा है केवल इसीलिए चल रहा है कि जो वास्तविक हकदार है, जरूरतमंद है, उन तक लाभ पहुंचे। एक बात, दूसरी बात, जैसे कहा जा रहा है कि कार्ड नहीं बन पाए, मुझे जहां तक जानकारी है कि देश में एक कार्ड एक नेशन ये योजना लागू हो चुकी है, कार्ड पूरे देश में चल रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। दूसरी, अब जैसे हमारे राजनीतिक पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जैसे केवल इसी फ्री राशन से कोई सरकार बन गई, दोबारा सत्ता में आ गई, तो ये मैं समझता हूँ कि सारे गरीब लोगों का एक तरह से अपमान है। केवल ये बात नहीं थी चुनाव, केवल राशन पे चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव कानून व्यवस्था से लेके अन्य तमाम मुद्दों पे हुए थे। और दूसरी बात, जैसे जो जिम्मेदार नेता हैं, बड़े नेता हैं, कम से कम उनको अपने बयान बहुत सोच समझ के देने चाहिए। जैसे कहा जा रहा है कि भारत श्रीलंका जैसा हो गया, ये एक भय का वातावरण बनाने वाला ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। सरकार की खूब आलोचना हो, हमारे जो पूर्व एमएलसी साहब बैठे बहुत बढ़िया ढंग से आलोचना सरकार की कर रहे हैं, एक स्त्री आलोचना होनी चाहिए, ये जरूरी है प्रजातंत्र में।
लेकिन उसकी भी एक मर्यादा भी होनी चाहिए कि हमें अपने देश के लिए प्रतिष्ठा और देश के लोगों में भय न पैदा हो, ये भी इस पर विचार करना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं उन्होंने तो 300 फ्री यूनिट का वादा किया, जो कह रहे हैं कर्मण बना देंगे, फ्री स्कूटी बांटने की बात हो रही थी, फ्री बिजली की बात हो रही थी, पहले यूपी सरकार में कर्ज माफी भी की गई, कितना पहुंचा नहीं पता, एक बात। दूसरी ये कि ये पारदर्शिता तो आई है तब से जब से देश में 40 करोड़ जनधन खाते खुले, एक बात। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि सारी योजनाओं को सरकार की, मैं केवल ये अवनीश जी बैठे वो बात करेंगे, मुझे पार्टी लाइन से मतलब नहीं है, लेकिन सारी कल्याणकारी योजनाओं को एक सिरे से खारिज कर देना ये मैं उचित नहीं मानता हूं। अगर उज्ज्वला भी गई, लोगों तक पहुंची, तो वहां भी कुछ न कुछ तो उनके जीवन में बदलाव आया, निर्धनों को आवास मिले कुछ तो बदलाव आया, और बिजली पहुंची कुछ तो बदलाव आया। कोई ये सुविधाएं वापस नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं मानता हूं आप हम सब कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई लकड़ी की भी बढ़ी, महंगाई अगर किरासिन तेल की भी बढ़ी, तो उन्हें तो संघर्ष करना ही है। और 2 लाख तक की जो लिमिट हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तय मानिए कि देश का 80% से ज्यादा किसान अब छोटा किसान है, वो 2 लाख से ऊपर आए नहीं है। मजदूर, श्रमिक, ये सब तो इसके 2 लाख की कल्पना ही नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो जांच चल रही है, इसमें बहुत बड़ा तबका बाहर होने वाला नहीं है। ये योजना चलती रहेगी जब तक सरकार चाहेगी। केवल कुछ जो एकदम बहुत खास तौर पे कार वाले, एसी वाले, ये बाहर होंगे, और इनको समाज के सामने ऐसे लोगों का चेहरा आना भी चाहिए कि किस तरह वो श्रमिकों के हिस्सेदारी पे अपना कब्जा जमा रहे थे। तो इन चेहरों को भी सामने आना चाहिए। ठीक है, जनार्दन जी के पास आएंगे, उससे पहले सुधा जी कुछ कहना चाहती हैं। सुधा जी जी, हमारे भाई वरिष्ठ पत्रकार जी बोल रहे थे कि मैं पार्टी के गाइडलाइन की बात, इन्होंने सारी बात पार्टी के प्रवक्ता के अनुसार ही की, इन्होंने जितने बातों की। और जहां तक अगर बात करूं मैं फ्री की, तो जिसके बारे में जिसकी फेवर में बोलते हुए कह रहे हैं, शायद अगर आपने संकल्प पत्र देखा होगा तो आपको मालूम होगा कौन कितना किस किस चीज की बात कर रहा था। अगर वो योजनाएं आप लेके आ रहे हो, कोई और लेके आ रहा है, तो आपका सही दूसरे गलत कैसे हो सकता है। दूसरी बात, जब आप कह रहे हो एसी और मोटर वाले, तो आपकी 5 या फिर 2 सालों से सरकार उनको पहचान वाले, और आप उसको नहीं कर पाए। कम से कम प्रश्न उठाने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रश्न उठा रहे हैं, कहीं वो प्रश्न उंगली हमारी तरफ तो नहीं है। आप जब पात्र और कुपात्र में बांटते समय नहीं जान पा रहे हो, और आपको मालूम है कि एसी और मोटर कार वाले ले रहे हैं, इसका मतलब आपको जानकारी है। जानकारी के बाद भी श्रमिकों का हक जो था, जो अन्न उनके लिए था, आप दूसरों को दे रहे हो और प्रश्न दूसरों पे उठा रहे हो। तो जब भी हम कोई प्रश्न करें, और जहां तक बात श्रीलंका की, किसी ने कहा कि हमारा देश श्रीलंका की तरह है, सबने यही कहा है कि क्या हम वही गृह युद्ध की स्थिति में लाना चाहते हैं। प्रश्न इसका है, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारा देश, जब आपके पास फ्री देने के लिए कुछ ना हो, तो देश उस स्थिति में आ जाए। क्योंकि आप आक्रमण में बनाओगे तो जाहिर सी बात है लोगों को फ्री में चाहिए, तो फ्री में चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। तो बात उसकी हो रही है। और जितने देश प्रेमी आप होंगे, हर इस देश में जन्म लेने वाला बच्चा देश प्रेमी है। उसपे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं होते जो ये कहते हैं कि देश प्रेम मैं करता हूँ, वो लोग नहीं करते हैं। तो ये इस तरह के प्रश्नों को करके जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। सभी इतने समझदार हैं। और जो बात जिस बात पे बात हो रही है, वो बात यही है कि ये चीजें पहले क्यों नहीं, अभी क्यों? क्योंकि पात्र क्या अभी आपको अचानक सपना आ गया कि इसमें से कुछ लोग लाभ ले रहे हैं, कुछ लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं? इसके पहले आपको मालूम नहीं चलता? बिल्कुल, इसके पहले सरकार खुद बोलती थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा है कि 15 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है। तो अगर 15 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है तो सरकार को पता है, और अगर ये जो गाइडलाइंस जो हैं अगर सख्ती से लागू की जाएंगी तो कितने लोग इससे वंचित हो जाएंगे जो योजना है। अवनीश जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, ये अंतर्विरोध से भरे हैं। ये जान नहीं पा रहे कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये कभी गरीबों की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। जब आप ये बताइए कि ये जो कोरोना काल था, क्या इसमें गरीबों को राशन देना क्या गलत बात थी? ये जो मेरी कांग्रेस की बहन ने कहा कि ये चुनाव के बाद शुरू हुआ है, ये प्रक्रिया पहले भी जारी थी। राशन कार्डों की पहले भी जांच, पहले लाखों करीब राशन कार्ड निरस्त हुए हैं, उनको राशन उनसे वंचित किया गया। केवल कोरोना काल था
उस कोरोना काल में ये सारी चीजें, गरीब का हक न मारा जाए, जो भी जाए उसको राशन मिल जाए। अब ये राशन जैसे ही सिस्टम ठीक होने लगा है, जैसे कोरोना का काल का असर कम होने लगा है, तो ये चीजें फिर दोहराए ले जाने लगी है। कुपात्रों को हटाया जा रहा है, गरीब का हक ना मारे, जो अपात्र हैं या कुपात्र अपात्र कहें वो नहीं, ये नहीं कहा गया अवनीश जी, ये कहा गया है कि जो आपकी उज्ज्वला योजना थी उसमें पहले आपने सिलेंडर लोगों को दे दिए, अब सिलेंडर के रेट इतने ज्यादा कर दिए कि पहले तो आपने आदत डाल दी कि आप लकड़ी का चूल्हा मत फूकिए, इससे पॉल्यूशन होता है, सिलेंडर यूज कीजिए। अब सिलेंडर वो पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत से घर हैं गांवों में जहां सिलेंडर 1-2 बार तो भरवाया शुरुआत में, उसके बाद उनकी हिम्मत जवाब दे गई। नहीं, ये सिलेंडर के दाम ऊपर तक बढ़ रहे हैं, जो सिलेंडर देने की बातें सरकार, अरे आप मुफ्त राशन मत दीजिए, मगर महंगाई जो है उसको काबू में कर दीजिए, तब भी लोगों का भला हो जाएगा। वक्त कम है, लास्ट कमेंट जनार्दन मिश्रा से लेंगे। जनार्दन जी, जो ये अब गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने की बात की जा रही, पहले भी गाइडलाइंस थी, तो क्या लगता है कि जो 15 करोड़ की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से की गई, सरकार की तरफ से की गई है, तो उसमें कितना फर्क आने वाला है? जनार्दन जी। शैलेंद्र जी, मैं एक चीज यहाँ पर अपना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विश्व में कोई भी सरकार, कोई भी देश अपने ये जो फ्रीबीज होती हैं, जो मुफ्त में बांटा जाता है, सुविधाएं दी जाती हैं, इसको लेकर अपने मतलब लंबे समय तक सरकार में नहीं रह सकता, वो देश को कमजोर ही कर रहा है। ये आपने देखा होगा, ये पहले से शुरुआत की गई और ये राजनीतिक पार्टियां जो है ये सरकार में आने के लिए अब एक दूसरे पर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन सरकार में आने के लिए हर किसी ने इस तरह के वादे किए थे, चाहे वो फ्री राशन का हो, चाहे स्कूटी का हो, चाहे बिजली का हो। और ये देखिए, फ्री चीज आप कहाँ से देंगे? आप पैसा तो जनता से ही लेते हैं और उनको फिर वापस जो है, जो गरीबों की बात करते हैं, और फिर जब आप गरीबों की बात करते हैं आप टैक्स से, तो कम से कम पात्रों तक पहुंचाया जाए। तो ये चीजें सरकार को जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उन चीजों को समझकर और यही आगे रखना चाहिए। और चुनाव से पहले की बातें जो आप बात कर रहे हैं, आदर्शवादिता की, आइडियलिज्म की, चुनाव से पहले हर राजनीतिक पार्टी अपने एक नया वो मैनिफेस्टो जारी करती है। अब 5 साल में जो चीजें होती हैं, यही अखिलेश जी ने भी किया था, जो काम बोलता है, लेकिन जनता को वो चीज नहीं समझ में आई, काम नहीं बोला उनका, तो वो भारतीय जनता पार्टी को लेके आ गए। तो ये चीजें जो है, हम लोग आदर्शवादिता की बात करते हैं कि राजनीतिक पार्टी के नेता जो कहें वो हो जाए। तो क्या ये भारतवर्ष में ऐसा होता है? आप भी जानते हैं, ये जो सरकार जो है भ्रष्टाचार पर अगर लगाम लगाना चाहती है, उसके पास आंकड़े रहते हैं, तो उनको योजनाओं को उसको परिष्कृत रूप में उसको बार बार परिष्कृत करते रहना पड़ेगा। लेकिन पहले की अपेक्षा जनता थोड़ी समझदार हो गई। अगर आप वायदे तमाम सारे करके आए तो अब जनता सवाल भी पूछती, कर आपने वो वायदा किया था पूरा क्यों नहीं हो रहा है? अभी जो सरकार ने संकल्प पत्र में कहा था कि गांवों में सिंचाई की मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन अभी भी लगातार उनके बिल आ रहे हैं, उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के मुद्दा में बात कर रहे हैं, जो राशन को लेकर मुनादी हो रही है कि जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिए, वरना आपका राशन बंद कर दिया जाएगा, आपसे वसूली भी की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अब लोगों के जहन में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि चुनाव के वक्त इस तरह की मुनादी या फिर जो गाइडलाइंस हैं उसको पब्लिश क्यों नहीं किया गया? और जो 15 करोड़ की बात की जा रही है, लगातार की जा रही थी कि 15 करोड़ लोग इस फ्री राशन से लाभान्वित हो रहे हैं, तो क्या उस संख्या में कितनी कमी आएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग।